हेलो स्टूडेंट, आपका जो ओम्स लॉ टॉपिक चल रहा है बेटा, उस ओम्स लॉ टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि आज के लेक्चर में जो डेरिवेशन स्टार्ट होगा वो रेजिस्टेंस वेरिएबल विद टेम्परेचर, इसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेता हूं। देखिए, आपको ये अच्छी तरह समझने हैं क्योंकि वाकई में न्यूमेरिकल सेक्शन आपको ट्रिक आउट से सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन है, केस फर्स्ट उसे नाम दिया गया है एक तरह से, व्हेन लेंथ ऑफ द वायर स्ट्रेच्ड, क्लियर, लेंथ ऑफ द वायर is stretched। क्लियर। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, when length of the wire is stretched। देखिए, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सपोज एल लेंथ का वायर है और बेटा इनिशियल एरिया जो दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, वो कैपिटल ए दिया हुआ है, ओके, और रो इसका मटेरियल दिया गया है। तो आपको पता है, यहां से सोल्व आउट करेंगे, इनिशियल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब क्वेश्चन में सपोज ये दे दिया जाए कि किसी पर्टिकुलर वायर को स्ट्रेच करने पर उसकी जो लेंथ है वो लेंथ वुड बी डबल, लेंथ वुड बी ट्रिपल, लेंथ वुड बी 1/3, लेंथ वुड बी हाफ। ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब इफ न्यू लेंथ इज n टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ, तो यहां पे बोलेंगे कि आफ्टर स्ट्रेच्ड टू द वायर न्यू लेंथ L डैश इज इक्वल टू n टाइम्स। क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है कि आफ्टर स्ट्रेच्ड कंडीशन द वायर्स न्यू लेंथ L डैश इज इक्वल टू NL। क्लियर। तो मटेरियल तो सेम कॉन्फ़िगरेशन का है, इसका मतलब रो तो क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, वेरिएशन L डैश और A डैश में होगा। क्लियर। तो देखिए, इनिशियल वॉल्यूम यहां पे आएंगे, नो एक्स्ट्रा मटेरियल, नो एक्स्ट्रा मटेरियल एडेड। यहां पर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड नहीं किया है, नो एक्स्ट्रा मटेरियल एडेड, देन V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल। V इनिशियल की बात करें तो इनिशियल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया। फाइनल की बात करें तो L डैश इंटू A डैश। अब आपको पता है कि न्यू लेंथ अगर उसकी L डैश होगी, इसका मतलब वायर इस लेंथ के कंपेयर में क्या होगा, डबल होगा या फिर n टाइम्स होगा। तो आपको जो डायग्राम बनाना है इस लेंथ के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो इसका जो न्यू A डैश होगा और ये इसका जो L डैश होगा वो आपको NL से डिवाइड करना, NL से सेट करना पड़ेगा। तो L डैश इज इक्वल टू NL और A की जगह आ जाएगा आपके पास A डैश। देखिए, L इंटू कैपिटल A, L डैश वुड बी रिवाइज NL इंटू A डैश। L से L कैंसिल आउट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A डैश, A डिवाइडेड बाय N। क्लियर। What is the value of A dash? A divided by N. It means now we can solve to the new resistance. जिस प्रकार आपको पता है इनिशियल रेजिस्टेंस अमाउंट R इज इक्वल टू रो L अपॉन A है, तो मुझे इस वायर के लिए न्यू रेजिस्टेंस क्रिएट करना है। क्लियर बच्चा। केस 1 आपका दिया गया है, when length of the wire is stretched, मतलब आपने वहां पे कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड नहीं किया है, आप केवल उस वायर को क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। क्लियर। तो आपके पास A डैश आ चुका है A अपॉन M,
नाउ वी आर गोइंग फॉर फाइनल रेजिस्टेंस या न्यू रेजिस्टेंस। देखिए न्यू रेजिस्टेंस, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। आपको पता है मेटेरियल सेम है, तो मेटेरियल सेम है तो रो नो चेंज रहेगा। रो एल डैश को रिप्लेस करेंगे तो एल डैश रिप्लेस होगा एनएल से और ए डैश रिप्लेस होगा ए बाई एन से। क्लियर? एन ऊपर जाकर एन स्क्वायर बनाएगा तो ये हो गया एन स्क्वायर और आपके पास बचेगा रो एल बाई ए। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रो एल बाई ए की वैल्यू क्या थी? आर थी। इसका मतलब आर डैश क्या हो गया? एन स्क्वायर आर हो गया। क्लियर? देखिए बेटा, अब मैं आपको यहां पे एग्जांपल देता हूं कि किसी पर्टिकुलर एल लेंथ के वायर को खींचकर डबल कर दिया जाए तो वायर टू बी स्ट्रेच्ड आउट फॉर डबल, इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई? 2, तो आर डैश क्या हो जाएगा उसका? 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं यहां पे कि इफ, क्या लिखेंगे आप? इफ एल डैश इज इक्वल टू 2L, मतलब 4 डबल, तो डबल के केस में एन की वैल्यू क्या हो गई? 2। अगर एन की वैल्यू 2 हो गई तो आर डैश आपका क्या हो जाएगा? 4R हो जाएगा। जो नया वायर आपके पास आएगा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? तो ये सॉल्यूशन आपका केस फर्स्ट है। केस सेकंड लिया जाएगा जब एरिया को वायर को कंप्रेस करें तो एरिया क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। केस नंबर 2, नाउ वी आर गोइंग फॉर स्टार्ट। केस नंबर 2 के लिए केस 1 आपको समझ में आ गया होगा। देखिए केस नंबर 1 को मैं कंप्रेस करने के लिए लिखा हूं। देखिए बेटा, केस 1 स्टार्ट करेंगे। अब ये केस सेकंड है। देखिए केस 2 में केस 1 को एक्सटेंड कर देंगे। अब लिखेंगे अपन इफ वायर टू बी कंप्रेस्ड। क्लियर? जब वायर को स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ में वेरिएशन आएगा, इनिशियली जो बात करते हैं, और वायर को जब कंप्रेस करेंगे तो एरिया में वेरिएशन आएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल डायग्राम बनाना है। ये एरिया ए हो जाएगा और ये एल हो जाएगा, इसको बोलेंगे रो। तो यहां पे बात करेंगे इनिशियल रेजिस्टेंस, और इनिशियल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू जाएगी रो एल बाई ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब आपको क्या करना है? वही सेम कॉन्फ़िगरेशन लेना है। इफ वायर टू बी कंप्रेस्ड, तो कंप्रेस करने पर वायर की लेंथ क्या होगी? कम होगी। लेकिन अभी आपको ये सर्च आउट करना है कि सबसे पहले जब किसी वायर को कंप्रेस किया जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इफ वायर टू बी कंप्रेस्ड देन एडएस वुड बी एन ए। मतलब आपने वायर को कंप्रेस किया तो उसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब वायर क्या हो जाएगा बेटा? मोटा हो जाएगा, और लेंथ वाइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है? इसको ऐसे समझते हैं। तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया। कंप्रेस करेंगे। अब आपको पता है नो एक्स्ट्रा मटेरियल वुड बी एडेड। क्लियर? तो आपको पता है इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एल इंटू ए। फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू ए डैश। क्लियर? एल इंटू ए, एल डैश, और ये हो जाएगा एन इंटू ए। ऐसे ये कट गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल डैश? एल अपॉन एन। अब लेंथ क्या हो जाएगी? यहां पे डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब आपके पास जो आउटपुट आया बेटा
वो क्या हुआ, डिक्रीज ऑर्डर में आया। ओके, चलो नाउ न्यू रेजिस्टेंस R dash is equal to rho L dash upon A dash। क्लियर? देखिए रो एल डैश की वैल्यू लेंगे तो एल डैश की वैल्यू क्या होती है, एल बाई एन, और ए डैश इसकी वैल्यू होती है एन इंटू ए। तो ये डिवाइड में एन स्क्वायर का टर्म्स निकल के आएगा, उसको सोल्व आउट करते हैं। क्लियर? तो आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर रो एल बाई ए। रो एल बाई ए क्या होता है, आर होता है, इसका मतलब आर अपॉन एन स्क्वायर। ये आपके पास आउटपुट आ चुका है। क्लियर बेटा? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटरमाइन फर्स्ट केस इफ इन केस ऑफ लेंथ इंक्रीज, तो उसका मैंने आपको सिंपल फॉर्मेट समझा दिया। इफ वी कंप्रेस्ड द वायर, इसका मैंने आपको सिंपल फॉर्मेट समझा दिया। अब दोनों को स्टाइल से समझते हैं। देखिए जब वायर को खींचकर डबल कर दिया जाए तो लेंथ ट्वाइस टाइम्स हो जाएगी, मतलब एन की जगह 2 आएगा। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4r हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस वायर को कंप्रेस कर कर और बात करें कि लेंथ वाइज ये आधा हो गया, मतलब l बाई 2 हो गया, तो उस केस में उसका एरिया क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब मैंने a डैश को na से कंपेयर किया तो a डैश वुड बी 2a, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। n की वैल्यू 2 आएगी तो r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, r बाई 4 हो जाएगी। देखिए एग्जांपल लेके समझते हैं। इफ न्यू एरिया a डैश इज इक्वल टू 2a, तो l डैश क्या हो जाएगा, l बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब r डैश क्या हो जाएगा, r बाई 2 का होल स्क्वायर, तो r बाई 4। क्लियर? चलो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और ये वैसे क्वेश्चन है जिसमें वॉल्यूम क्या होता है, इनिशियल और फाइनल केस का नो चेंज होता है। अब आपके मन में जो डाउट है उसको यहाँ क्लियर करते हैं। देखिए फर्स्ट है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, जो आपको पहले पढ़ाया गया था। देखिए बेटा r कब बढ़ेगा, जब लेंथ बढ़ेगी। क्लियर? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम लेंथ को डबल करेंगे तो r भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन बच्चा ये सब चीजें उस केस में होती है जब आप उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल को ऐड करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक वायर है एल लेंथ का, आपने इतना सा वायर और कनेक्ट कर दिया, अब लेंथ हो गई 2l। क्लियर? तो जैसे बात करते हैं, ये आपके पास 2 वायर है, ये एल लेंथ का वायर है और इसके पैरेलल सीरीज में आपने एल लेंथ का अगेन वायर ले लिया, तो देयर आर एक्स्ट्रा मटेरियल वुड बी एडेड। ये स्ट्रेच आउट कंडीशन नहीं है, इसका एरिया कांस्टेंट है। इसका एरिया क्या है, कांस्टेंट है। तो उस केस में आपको पता है r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एरिया कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, तो उस केस में r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, l होता है। क्लियर? एज वेल एज r इनवर्सली 1 बाई a। क्लियर? अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। देखिए वो केस कैसा है, जैसे मान लो आपके पास एल लेंथ का और एक क्रॉस सेक्शन एरिया का एक वायर दिया गया है। इस वायर को क्या कर देंगे अपन, डबल कर देंगे। तो डबलिंग ऑफ द वायर में लेंथ क्या हो गई, कांस्टेंट। r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो और एल कांस्टेंट, इसलिए r इनवर्सली क्या होता है, 1 अपॉन ए होता है। तो ये जो केस 1 केस 2 समझाया ये डिफरेंट पार्ट है, और जो पहले समझाए थे वो अलग पार्ट है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंपैरिजन फॉर्मेट में लिया है, ताकि आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो कि दोनों को मिसमैच नहीं करें। क्लियर? स्ट्रेच आउट कंडीशन r डैश n स्क्वायर r लगेगा, कंप्रेस आउट कंडीशन r डैश इज इक्वल टू r अपॉन n स्क्वायर लगेगा। और अगर मान लो एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड होता है या एक्स्ट्रा लेंथ उसमें ऐड होती है, जैसे मान लो उस लेंथ का कोई एल लेंथ का वायर है, उसका रेजिस्टेंस r है, उस लेंथ को अगर डबल कर दिया जाए, मतलब सेम क्रॉस सेक्शन में अगर डबल कर दिया जाए, तो फिर r डैश उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट अलग है और ये फॉर्मेट अलग है। चलो
ये यहां तक का जो सिनेरियो है ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डबलिंग और ऑफ के केस बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में ले लिया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो रेजिस्टेंस। हेलो स्टूडेंट, लेट द नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस वेरिएशन विद टेम्परेचर। ठीक है, तो आपका टॉपिक है रेजिस्टेंस वेरिएशन विद टेम्परेचर। क्लियर? बहुत ही अच्छा टॉपिक है और न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल टेम्परेचर लेते हैं, तो वी नो दैट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनिशियल resistance is R0। क्लियर? मेरे पास एक इनिशियल वायर है और इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R0। तो ये मैंने R0 ओम यहां पे नोट कर दिया। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे कैसे नोट करना है, तो we know that at 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द इनिशियल रेजिस्टेंस इज R0 ओम। क्लियर आउट? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि अगर उस वायर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो मैंने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। नाउ वी इंक्रीज टेम्परेचर अप टू T डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस आपको मिला वो मिला बेटा R। क्लियर? तो आपने एक सिनेरियो डिजाइन किया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इनिशियल रेजिस्टेंस आउटपुट में आ रहा है वो बेसिकली R0 ओम है, और T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आउटपुट आ रहा है वो बेसिकली R ओम है। क्लियर आउट? चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ the difference in resistance is directly proportional with initial value and temperature difference। क्लियर? मतलब जो वेरिएशन इन रेजिस्टेंस लेवल डेल आर जो क्रिएट होगा वो दो वैल्यू पे डिपेंड करेगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डिफरेंस। चलो, इसका मतलब डेल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड डेल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल टी, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेल टी? टी माइनस 0। क्लियर? तो अभी आपको इसको डेल टी लेना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है तो इसको बोलेंगे डेल आर इज डायरेक्टली R0 डेल टी, इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को मैच किया आपने, दोनों को मिक्सअप करने के बाद आपके पास थर्ड इक्वेशन आई है। क्लियर? ये सिनेरियो पूरा आपको कॉपी में एज इट इज छापना है, एज इट इज नोट करना है, एज इट इज समझना है। देखिए, रेजिस्टेंस वेरिएशन विद टेम्परेचर, ये आपका टॉपिक है। वी नो दैट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द इनिशियल रेजिस्टेंस इज R0 ओम। नाउ वी इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू T डिग्री सेंटीग्रेड R ओम, यहां पे R ओम मिलेगा। नाउ द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इनिशियल वैल्यू एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये इनिशियल वैल्यू को नोट किया है, यहां पे टेम्परेचर को डिनोट किया गया है। क्लियर? अब आगे इसको स्टार्ट करते हैं।
देखिए, अब यहां पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडीशन है उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो ध्यान से सीखना, डेल आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल टी। देखिए बेटा, पहले जो इक्वेशन नंबर 3 दी गई है उसमें ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, और यहां पर जो अल्फा मैंने बनाया है उस अल्फा को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो तो ये केस में कन्वर्ट हो जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? आर माइनस आर नोट को कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा अल्फा आर नोट डेल टी। इस इक्वेशन के दो मायने हैं। क्लियर? इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 के दो मायने हैं, या तो आप यहां से अल्फा को निकालिए या फिर यहां से आर की वैल्यू निकालिए। क्लियर? तो अब इसको स्टार्ट करेंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 से इस वैल्यू को लेंगे, आर माइनस आर नोट इज इक्वल टू अल्फा आर नोट डेल टी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है और ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू आर नोट प्लस अल्फा आर नोट डेल टी। क्लियर? आर नोट को कॉमन लीजिए, 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये आपका रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर। एक फॉर्मूला तो आपके पास आया है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस एट द टी टेम्परेचर। तो दैट वुड बी आर माइनस आर नोट इज इक्वल टू अल्फा आर नोट डेल टी से काउंट करेंगे तो आर इज इक्वल टू आर नोट प्लस अल्फा आर नोट डेल टी। क्लियर इट? रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर काउंट करेंगे तो आर इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपको क्या गिवन है कि मुझे अगर मान लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है, डेल टी अमाउंट टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है और इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है, तो मैं उस पर्टिकुलर फाइनल टेम्परेचर पर क्या फाइंड आउट कर सकता हूं? आर फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहां तक नोट करना है आपको, ठीक है? इक्वेशन नंबर 4 के बाद आपको दो पैटर्न लेने हैं। एक तो फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और सेकंड केस में आप अल्फा की तरफ जाएंगे। तो इसको नोट करने के बाद फिर फाइनली आप अगेन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखिए, यहां से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आर माइनस आर नोट अपॉन आर नोट डेल टी। देखिए बेटा, 11th क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में आपने ये चीज पढ़ी है कि किसी भी वैल्यू की जो यूनिट होती है और उसका जो डिफरेंस होता है या उसका जो एडिशन होता है, उनकी यूनिट भी क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। तो डेल आर की यूनिट होगी ओम, आर नोट की यूनिट होगी ओम, ओम से ओम क्या होगा? कटेगा, तो 1 अपॉन डेल टी आपके पास बचेगा। क्लियर? ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के पैरेलल आप इसका दूसरा फॉर्मेट लिख सकते हैं, इफ T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आउटपुट है रेजिस्टेंस का वो R1 है और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस आउटपुट है वो R2 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? ये हो जाएगा बेटा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 एंड इट इज वैल्यू T2 माइनस T1। देखिए, क्लियर? तो ये भी फॉर्मूला आपके पास है और ये भी फॉर्मूला आपके पास है। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप न्यूमेरिकल सेक्शन लेंगे। तो ये चीज यहां पे सीखने को मिली है। देखिए, ओम से ओम कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब अल्फा की जो यूनिट देगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहां नोट करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसके जो यूनिट देगा वो देगा 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर वुड बी काउंट इन डिग्री सेंटीग्रेड या टेम्परेचर वुड बी काउंट इन केल्विन। तो यूनिट ऑफ अल्फा जो यहां पे बनेगा, यूनिट ऑफ अल्फा
या तो आपके पास बनेगा केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। क्या बनेगा बेटा? या तो केल्विन इनवर्स बनेगा या फिर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। और एक चीज आपको 11th क्लास में मैंने जो पढ़ाई है उसका एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट उठाते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस जो डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है एज इट इज, वही टेम्परेचर डिफरेंस आपको केल्विन में मिलेगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वही वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 केल्विन हो जाएगी। कभी ये गलती मत करना कि उसमें 273 ऐड कर दो, ठीक है बेटा? तो ये पार्ट यहां पे फिनिश होता है। और न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए आपको इस इक्वेशन को या इस क्वेश्चन को हेल्प आउट करना है, मतलब आपको फॉर्मेट जमाना है कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे सॉल्यूशन को न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्लियर? अब मैं आपके पास एक सेक्शन ले रहा हूं, उस सेक्शन में आपको इंपॉर्टेंट केस दे रहा हूं, उस इंपॉर्टेंट केस से आप डायरेक्टली सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेते हैं कि इंपॉर्टेंट केस, और उस इंपॉर्टेंट केस में क्या है, जैसा मान लो इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां पर किसी वायर का रेजिस्टेंस है R0 ओम। क्लियर? फिर आपके पास आया T1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेजिस्टेंस हो गया R1 ओम। और फिर आपके पास आया T2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेजिस्टेंस हो गया R2 ओम। क्लियर? एनसीईआरटी में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अल्फा लेके चलेंगे तो क्या होगा? T1 माइनस 0, और अगेन फिर 0 से लेकर अल्फा चलेंगे, फिर क्या होगा? T2 माइनस 0। तो जहां पे अल्फा की वैल्यू R माइनस R0 आ रही है, वहां पे क्या हो जाएगा? R1 माइनस R0 हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए, इफ वायर made from same matter। क्लियर? एक ही मैटर से अगर वायर बना हुआ है तो उसका अल्फा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? अगर यहां पे अल्फा कांस्टेंट रहेगा तो फर्स्ट केस में आप इन दोनों को लेंगे और सेकेंड लाइन में इन दोनों को लेंगे। तो देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा बराबर, अब मुझे फर्स्ट केस में इन दोनों को लेना है, तो क्या हो जाएगा? ये R1 माइनस R0 डिवाइड बाय R0। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस? T1 माइनस 0, T1 माइनस 0। एज वेल एज सेकेंड केस में लीजिए R2 माइनस R0 अपॉन R0, T2 माइनस 0। क्लियर? आपके पास बेटा फर्स्ट केस से अल्फा निकल के आया, सेकेंड केस से अल्फा निकल के आया, और आपको अच्छी तरह पता है कि अगर वायर का मेटेरियल सेम है, एक ही मैटर है, टेम्परेचर वेरी करने पर रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है, लेकिन मेटेरियल तो वन है, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा कांस्टेंट। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। दोनों को बराबर कर दीजिए। R1 माइनस R0 अपॉन R0 T1 माइनस 0 इज इक्वल टू R2 माइनस R0 अपॉन R0 T2 माइनस 0। इस R0 से इस R0 को काट दीजिए। अब आपके पास जो इक्वेशन बची है वो बची है R1 माइनस R0 डिवाइड बाई T1, R2 माइनस R0 डिवाइड बाई T2। क्लियर? तो इस बेस पे आपको न्यूमेरिकल सोल्व आउट करना है और उसको फाइनलाइज इक्वेशन में आप सेट आउट कर सकते हैं। कैसे जमा सकते हैं वो देखिए। ये हो जाएगा आपके पास R1 माइनस R0 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R0 इक्वल टू T1 अपॉन T2। प्लीज, अगर कैसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि जिसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओम, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे R1, इतना रेजिस्टेंस वेरी हो जाए, उस पर T2 निकालना है, तो यह वेरिएशन आपका कंप्लीटली इस इक्वेशन से सोल्व आउट हो जाएगा।
चलो, ये टॉपिक आज यहाँ पे फिनिश होता है। न्यूमेरिकल आप नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, लेकिन जो मैंने नंबर ऑफ 3 टॉपिक्स जैसे सुपर कंडक्टिविटी, ओहमिक एंड अनोमिक डिवाइसेस आपको भेजे हैं, उसको यहाँ समझिए। लेते हैं बेटा। देखिए, फर्स्ट लेता हूं मैं सुपर कंडक्टिविटी। क्लियर? तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको टॉपिक भेजे थे जिनको मैंने नोट करवाया है। अब देखिए, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। आपको पता है कंडक्टर के केस में R बराबर होता है रो एल बाय ए। क्लियर? एंड आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो R क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पे रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है। कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर, दोनों वर्ड को समझिए। अगर किसी पर्टिकुलर वायर का रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाए तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? इसका मतलब कंडक्टिविटी इनवर्सली 1/ρ। क्लियर? और इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। रेसिप्रोकल होता है भाई, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो G बराबर 1/r। और कंडक्टिविटी जो होता है सिग्मा, वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/ρ। क्लियर इट? तो इस चीज को यहाँ पे सोल्व आउट करने जा रहे हैं, और सोल्व आउट करने के बाद आपको ये चीज देखनी है। तो अगर मैं इस टेम्परेचर को क्या कर दूं, डाउन कर दूं, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस घट जाएगा, प्लस रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी। क्लियर? लेकिन ये चीज आपको नोटिस करनी है कि आप टेम्परेचर को इतना डाउन कर दो कि जहां पे रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए। और जहां रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए मतलब नियर जीरो। अगर ये नियर टू जीरो हो गया तो बेटा कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, नियर इनफाइनाइट हो जाएगी। सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नियर इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर आप ऐसा लीजिए जिसपे रेजिस्टिविटी 0 के अप्रोक्स आने लगे किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, तो सिग्मा नियर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और यह कंडीशन आपकी जो कहलाएगी सुपर कंडक्टिविटी कहलाएगी। मतलब चालकता एक नॉर्मल वर्ड है, लेकिन अति चालकता कब होगी, जब रेजिस्टिविटी को क्या कर देंगे, बहुत ज्यादा कम कर देंगे। ये तो नॉर्मल केस हो गया सुपर कंडक्टर। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें -196 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो वो एक कंडक्टर है, मटेरियल। क्लियर? और ये नियर बाय टू द 0 केल्विन। इसका जो टेम्परेचर होगा वो 0 केल्विन के नियर बाई है। इसका मतलब क्या हो गया, आप टेम्परेचर को इतना डाउन कीजिए तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, अप्रोक्स 0 के नियर बाय जाए। और जब रेजिस्टिविटी डिक्रीज ऑर्डर में हो जाएगी, फाइनलाइज, तो सिग्मा कंडक्टिविटी क्या होता है, सिग्मा होता है, ये अप्रोक्स इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर? तो ये पार्ट हो गया सुपर कंडक्टिविटी। आपको डेफिनेशन याद करनी है मोस्टली। नेक्स्ट पार्ट है ओहमिक अनोहमिक डिवाइस। देखिए, इसे बोलते हैं ओहमिक डिवाइस और इसे बोलते हैं अनओहमिक डिवाइस। क्लियर? ओहमिक डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो बेटा ओम्स लॉ को फॉलो अप करते हैं, और अनोहमिक डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो बेसिकली अनओहमिक डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। क्लियर? देखिए, ओहमिक डिवाइस के लिए एक नॉर्मल कंडक्टर लेते हैं। क्लियर? यहां पे आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो इसमें करंट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। ग्राफ बन सकता है। ठीक है, ग्राफ कौन सा मिल रहा है आपको,
लीनियर ग्राफ। कौन सा ग्राफ मिल रहा है? लीनियर ग्राफ मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V is directly proportional to the I. The fluctuation in voltage and current क्या होगा? सेम केस में होगा। लीनियरली ग्राफ यहाँ अवेलेबल है, लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस हो गए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो आपके सिलेबस में लास्ट में आएंगे। तो जैसा मान लो डायोड है, अभी बेटा बहुत आगे की थ्योरी है प्रश्न। इसमें पहले क्या होता है, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाया तो कुछ समय तक तो करंट वैल्यू क्या रहेगी, लेवल पे रहेगा, और थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाया तो करंट एकदम क्या हो जाती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। वोल्टेज को कम किया, ये 0 पे आ गया, फिर कम किया तो नेगेटिव करंट जनरेट होगी, फिर और कम किया तो करंट क्या हो जाती है, एक्सपोनेंशियली नेगेटिव ऑर्डर में इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो ये ओहमिक डिवाइस और अनोहमिक डिवाइस से रिलेटेड जो थ्योरी मैंने आपको भेजी है वो एक सिंपली समझने के लिए, और एक्स्ट्रा उसका वेटेज नहीं है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ का मतलब ये होता है कि जिन डिवाइसेज में ओम्स लॉ फॉलो अप होता है वहां पे आप बात करेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, और जिन डिवाइसेज में ओम्स लॉ फॉलो अप नहीं होता है वहां पे आप बात करेंगे कि नॉन लीनियर कर्व आपको मिलेंगे। तो ये कौन से कर्व हुए? नॉन लीनियर। क्लियर? कौन से कर्व बेटा है? नॉन लीनियर। देखिए, अब ओम्स लॉ की जो थ्योरी मैंने आपको भेजी है उसमें आपने सुपर कंडक्टिविटी, ओमिक डिवाइस, अनोमिक डिवाइस या लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ फॉलो किया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कंडक्टिविटी की डेफिनेशन भेजूंगा, कंडक्टेंस की डेफिनेशन भेजूंगा। क्लियर? फिर आपको क्या करना है बेटा, एक टेबल बनानी है। उस टेबल में रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, यूनिट फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन फॉलो करना है। देन जो आज के लेक्चर में मैंने स्टार्टर टॉपिक लिया था, R डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर और R डैश इज इक्वल टू R अपॉन एन स्क्वायर, उसको नोट करना है। देन रेजिस्टेंस वेरिएशन विद टेम्परेचर, उसको नोट करना है। तो कंप्लीट वीडियो देखें, उसके बाद आप नोट करने चले, तब जाके ये चैप्टर आपके दिमाग में फिट होगा। क्लियर? आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा?